नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं हूं शशांक पांडे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ दिनों से डेवलपमेंट्स फिर से बढ़ गई हैं। कुछ टाइम पहले आईएसआई के चीफ पाकिस्तान से बांग्लादेश आए थे और इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट टाइप कुछ बनकर आए। अंदर ही अंदर शायद ये बातें हो भी रही हैं। इसके बाद कल शेख हसीना की एक स्पीच शेड्यूल होती है जिसमें वो बात करने वाली थी, एड्रेस करने वाली थी जनता को, और उसी बीच उनका घर जला दिया जाता है। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? मैंने बांग्लादेश के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। शुरुआत से जब शेख मुजीबुर रहमान की आइकॉनिक स्टैचू गिराई गई थी, जब ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था सो कॉल्ड, जब ये कहा जाने लगा था कि शेख मुजीबुर रहमान को हिस्ट्री बुक से हटा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताई हैं। एक एक चीज़ जो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान से वेपन्स खरीदना, पाकिस्तान पे जो गुड्स थे जो 1971 के बाद जिन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, उन पर से सिक्योरिटी चेक्स हटा देना, पहली कमर्शियल कार्गो शिप 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश आना, ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी का प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स, यानी कि लास्ट क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अभी अवेलेबल है, जिसमें जीएस प्लस सी सैट मिलता है आपको मात्र 11,999 रुपए में। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इससे प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर लेते हैं प्रीलिम्स 2025, तो आपको मिलता है यूपीएससी 2025 का मेंस कोर्स बिल्कुल फ्री। ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों कल से, यानी 7 फरवरी से। तो आपके पास अभी है मौका कि आप जाएं और इस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाएं, इस बेहतरीन ऑफर का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अन अकेडमी है बेस्ट। यूज़ करना ना भूलें कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और अब चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ये अनवेरिफाइड हैं, बट ऐसे मैंने कई और वेबसाइट्स पे भी ऐसी ही न्यूज़ देखी हैं। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश जो है ना, ये कई सारी चीज़ें टीवी से बैन कर रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि 1971 से रिलेटेड कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, कई सारी जो आर्काइवल फुटेज हैं, उनको, डॉक्यूमेंट्स को हटाया जा रहा है। जो बांग्लादेश लिबरेशन डे था ना, अब उसको कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट डे था, इससे रिप्लेस करने की पूरी तैयारी की जा चुकी। उसके बाद बांग्लादेश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत सिर्फ एक पार्टनर था, भारत का कोई अहम रोल नहीं था उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया को डिसरिगार्ड करना, 1971 के पूरे मूवमेंट को डिसरिगार्ड करना, वार्ड कोटास को ख़त्म करना, कहीं ना कहीं वो ठीक भी हो सकता है। लेकिन 1971 से रिलेटेड सारे फ्रीडम फाइटर्स को दबाना, शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ द नेशन को ट्रेटर घोषित कर देना, ऐसा कह देना कि उन्होंने ही सब गलत किया है जो बांग्लादेश में हुआ था। और अब ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो पूरा जेनोसाइड हुआ था 1971 में, जिसमें बताया जाता है मिलियंस ऑफ बंगाली वुमेन वर रेप्ड अंडर द ऑपरेशन सर्च लाइट, अब उससे रिलेटेड चीज़ों को न्यूज़ पर भी नहीं बताया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्यों की जा रही हैं बांग्लादेश में? अगर आप देखें दोस्तों, कल आपको पता भी होगा कि स्पीच के दौरान, शेख हसीना की स्पीच के दौरान मुजीबुर रहमान के घर को भी आग लगा दी गई। तो दोस्तों, आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश को आज की डेट में, मोहम्मद यूनुस की सरकार को आज की डेट में ऐसा करना पड़ रहा है? इस टॉपिक पे कई सारे एक्सपर्ट्स दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस क्योंकि ये हैं बहुत ज़्यादा नर्वस। दोस्तों, ये नर्वस हैं क्योंकि अब इनके खिलाफ भी ना जो एक गुस्सा था, जिस गुस्से ने शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक दिया, अब वो गुस्सा इनके खिलाफ ही पनप रहा है। पहली चीज़ तो कि यूएस में सत्ता बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों की पूरी जो पॉलिसीज़ हैं किसी कंट्री को लेकर, जो यूएस बनाता है लॉन्ग टर्म में, वो बस एक लीडर के आने की वजह से चेंज होंगी। बट ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कि इसमें थोड़े से चेंजेस आए, जो कि मोहम्मद यूनुस के लिए प्रॉब्लम करेंगे। कई सारी जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया है, लोगों में भी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है ये जो एंटरिम गवर्नमेंट है इसको लेकर। और इसके अलावा इसी आर्टिकल में एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है दोस्तों, कि ये बीच बीच में जो अलाप लेते रहते हैं ना कि शेख हसीना को भेजो, शेख हसीना को भेजो, उस पर भी भारत ने एक क्लियर डायरेक्टिव दे दिया है इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक। क्या कहा है भारत ने? तो सबसे पहले आइए दोस्तों वो समझ लेते हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री दिसंबर में बांग्लादेश गए थे, और अब कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने ये 3 डायरेक्टिव सामने रखे थे बांग्लादेश के। इन्होंने कहा था कि पहली चीज़ कि आप कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर सकते इंडियन मिनिस्टर के साथ, कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं। इसके अलावा ये जो आप बार बार रट लगाए रहते हैं ना कि शेख हसीना को भेजो, शेख हसीना को भेजो, और भारत को अपनी पब्लिक के सामने बुरा बनाते रहते हैं ना, ये करना बंद करिए और तुरंत एक्शन लीजिए ये जो वायलेंस हो रहा है हिंदूज के खिलाफ बांग्लादेश में। तो ये 3 चीज़ें कही गई थी दोस्तों। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों, वो है ये
कि भारत ने कहा था कि ये जो आपका परस्यूट है ना, कि हर बात पे भारत को फंसा देते हैं, आप कहने लगते हैं कि आप शेख हसीना को वापस करिए, जैसे हमने उन्हें छुपा के रखा है, जैसे सारी गलती हमारी ही है, ये जो सारी चीजें हुई हैं बांग्लादेश में इसके पीछे सिर्फ भारत का ही हाथ है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि बलि का बकरा क्या होता है। जब कोई नहीं होता ना सैक्रिफाइस करने के लिए, तब एक बलि का बकरा पकड़ा जाता है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर बलि का बकरा भारत है। बलि का बकरा होने वाली थी शेख हसीना। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको शेख हसीना के सर पे डाल दिया जाता और ऐसा कहा जाता कि शेख हसीना की वजह से देश खराब हुआ है। शायद इसी के थ्रू यूएस को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता रीजन में, उनको बेसिस मिल जाते बांग्लादेश में, पाकिस्तानी आईएसआई इसकी ऑपरेटर होती, पाकिस्तान अच्छा हो जाता। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है दोस्तों, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा चलती है ना, वो है बड़ी आसानी से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैला देना। एक बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, मैंने आज से 3-4 साल पहले पढ़ी थी। उस किताब का नाम है हाउ इंडिया लॉस्ट इट्स प्लॉट टू चाइना। ये लिखी है दोस्तों संजय उपाध्याय ने। ये नेपाल के एक बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं। उनकी किताब मैंने जब पढ़ी थी उस टाइम भी एक वीडियो बनाई थी 2020 में। ठीक है, तो उन्होंने जो एक फिनोमिनन नोट डाउन किया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एप्ट बैठता है आज की सिचुएशन में भी। आपने भी देखा होगा दोस्तों, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे या फिर कोई भी और देश हो, इस पूरे रीजन में उनको भारत के अगेंस्ट भड़काना और भारत को ही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ बना के दिखा देना बहुत आसान है। कई बार चाइना ने इसे प्ले किया है, कई बार पाकिस्तान ने इसे प्ले किया है, और अब इनका ये जो नेक्सस है यही बांग्लादेश में भी सेम चीज़ प्ले कर रहा है। कैसे की जा रही है ये चीज़ें आपको पता ही है दोस्तों, कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए एक एक्सटर्नल एनिमी बहुत ज़्यादा एक यूनिफाइंग फैक्टर का काम करता है। हमने हर जगह देखा है। जब 2020 के अराउंड लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उन्होंने हांगकांग के ऊपर कार्रवाई कर दी। ऐसा कहा जा रहा था कि वो लोग ताइवान पे कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसा ओवर टाइम गवर्नमेंट्स करती रही हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों जब अस्थिरता आ गई है बांग्लादेश में, क्योंकि देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई एक ऐसा एक्सटर्नल एनिमी है नहीं जिसको आप एक एक्सटर्नल एनिमी बनाएं और आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपके वहाँ के लोग उसे सपोर्ट करें। तो यहाँ पर इन्वेंट किया जाता है दोस्तों भारत के अगेंस्ट ऊट पटांग क्लेम्स करना। जैसे हर चीज़ के पीछे सिर्फ भारत ही एक प्रॉब्लम है, भारत का मीडिया प्रॉब्लम है, भारत की गवर्नमेंट प्रॉब्लम है, शेख हसीना भारत की पपेट है, ऐसा करके दिखाया। जबकि शेख हसीना जब खुद भी लीडर हुआ करती थी, शी यूज टू प्ले द चाइना कार्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया अलॉट। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, शेख हसीना अगर एक लीडर थी ना, तो वो भारत के लिए कोई बड़ी बेनिफिशियल लीडर नहीं थी। पहली चीज़, उन्होंने कितनी बार चाइना कार्ड खेला है, वो बहुत बैलेंसिंग गेम खेलती थी भारत और चाइना के बीच में, दोनों के थ्रू कंपटीशन करा के अपना फ़ायदा लेना। उन्होंने भी इस कंपटीशन का, भारत चाइना के डोमिनेंस, इस रीजन में डोमिनेंस बनाए रखने का भारत के, और चाइना का अपना डोमिनेंस फियर बढ़ाने के, इस कंपटीशन का उन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ही अच्छी लीडर थी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भारत को यहाँ पे इसलिए लाया जाता है ना दोस्तों, क्योंकि भारत बनता है यूनिफाइंग फैक्टर। आज की डेट में डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, और दोस्तों यही रीज़न है कि मोहम्मद यूनुस से लेकर जितनी भी वहाँ की पार्टीज़ हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या फिर जमाते इस्लामी, वो भारत के अगेंस्ट, हिंदूज़ के अगेंस्ट इनको विलन बनाकर ही आगे की अपनी पॉलिटिक्स शेप करना चाहती है। ये है रियलिटी। अब दोस्तों, बांग्लादेश को ये करने के लिए जितनी भी चीज़ें करनी होंगी ना, वो करेंगे, चाहे भारत के साथ रिलेशन ख़राब ही हो जाए। लेकिन लॉन्ग रन में इम्पैक्ट क्या आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। इम्पैक्ट आएगा दोस्तों कुछ टाइम में, मेरे हिसाब से, जब लोगों को समझ आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रोपेगेंडा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि वो फैलता जितनी तेज़ी से है ना, वो उतनी तेज़ी से वैनिश भी होता है। मैं मानता हूँ कि शेख हसीना ने बड़ी प्रॉब्लम दी होगी लोगों को, उन्होंने जो इलेक्शंस में किया वो सही नहीं था। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बना दी जाए जिसको यूएसए लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है, 7 समुंदर पार बैठा यूएसए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलती नहीं है। आप भले उनको दिखा दें कि ये नोबेल लॉरेट हैं, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, ऐसे देश नहीं चलता है। लोगों को भी प्रोपेगेंडा समझ आ जाता है। लोगों को भी कुछ टाइम में चीज़ें रियलाइज़ होंगी दोस्तों बांग्लादेश में, कि जो हुआ, ये पूरा फसाड हुआ, जिसके बाद इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला बांग्लादेश को, जिसकी टू बी ऑनेस्ट कोई वैल्यू नहीं होती। आपने देखा होगा दोस्तों कि बांग्लादेश को ऐसा बताया गया था कि अब तो बांग्लादेश अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो गया है। उसने एक टायरेंट को उखाड़ फेंका है, उसको सीरिया के साथ कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना, ये कुछ टाइम में फेड आउट होगा, और जब वो फेड आउट होगा ना, तो सबसे बड़े विक्टिम अगर कोई बनेंगे ना दोस्तों, वो होंगे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि उनको याद किया जाएगा एज दैट वन पर्सन हु वाज एन एब्सोल्यूट पपेट। ठीक है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया था, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया था, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन।
ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। एक तख्ता पलट करने के बाद उसे ऐसा पोर्ट्रे कर देना कि आई एम योर लास्ट होप, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे बांग्लादेश में। अगले इलेक्शंस को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाने लगा है वहाँ की पार्टीज़ के द्वारा। लेकिन दोस्तों तब तक आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि इंडिया के अगेंस्ट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भड़काई जाएँ, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया बनाया जाए। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि सारे लोग इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे। कुछ लोगों को, जैसे आप और हम देख पा रहे हैं, इस पूरी परत के बाहर भी चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। और तब तक इंडिया को ट्रिगर करने के लिए, भारत को मज़ा चखाने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ की गवर्नमेंट अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, इसीलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि वो जाकर पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट कर लें, कि वो जाकर भारत से कुछ रिलेशंस तोड़ दें, एक दो एम्बेसीज हटा दें, काउंसलेट्स हटा दें। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में बांग्लादेश इज़ हेडेड टूवर्ड्स अ वेरी डार्क डायरेक्शन, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो ये है दोस्तों कि आखिर बांग्लादेश कहाँ जा रहा है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस पे क्या करेगा। हमारी गवर्नमेंट ये जो बांग्लादेश की तरफ से आगे आने वाले कुछ समय में ये अटैक्स, ये सटल हिंट्स जब ड्रॉप किए जाएंगे कि भारत को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब देखना होगा कि भारतीय गवर्नमेंट इसका जवाब कैसे देती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई रेवोल्यूशन टू नाउ कवर कर दी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लिखिए कमेंट सेक्शन में दैट वी वांट मोर सच वीडियोस। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।